बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा फिर मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने एक दफ़ा फिर अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे मुझे जॉइन किया। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि व्हाट लेसन्स डिड माय फैमिली मेंबर्स लर्न फ्रॉम द कोरोना। मैं भी आपसे शेयर करता हूँ डिटेल में। कुछ अर्सा पहले मेरी पूरी फैमिली को, मेरे फैमिली में 6 अफराद हैं, सिर्फ वाइफ को छोड़ के बाकी पांचों अफराद को कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था। और वो समझ लीजिए कि बस एक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस था जिंदगी का, जिसके लिए शायद हम हमारे माइंड के अंदर कोई रेफरेंस नहीं था, जिसके लिए हमारे माइंड के अंदर कोई किस्म का कोई किस्म की हमारे पास नॉलेज नहीं थी। सिर्फ सुन रहे थे, देख रहे थे टेलीविजन के अंदर, अखबारों के अंदर, और इर्द गिर्द लोगों की जबानी सुन रहे होते थे। मगर जब हम खुद इस प्रोसेस से गुजरे तो हमने कुछ चीजों को लर्न किया और कुछ गलतियां भी की। तो आज आप सबके सामने हाजिर होने का मकसद ये था कि अगर मैं अपना कोई भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप और आपकी फैमिली मेंबर्स और आपके रिश्तेदार और जितने भी फ्रेंड्स हैं, शायद उनको मेरी आज के इस एक्सपीरियंस से, जो हमने कोरोना से सीखा, उससे इंशाल्लाह आपको फायदा हो जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मेरा इंट्रोडक्शन की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग आप जो ज्वाइन किए हैं मुझे पहले से जानते हैं। और बेसिकली मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, जिसके अंदर हम लोगों की जो है वो जहनी तौर पर, जहाँ उन्हें कोई फियर है, जहाँ उन्हें कोई कॉन्फिडेंस का इशू है, जहाँ उन्हें किसी भी चीज़ का कोई डर है, हम उसको दूर करने में उसकी मदद करते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग लोगों की स्किल्स को डेवलपमेंट के लिए भी मदद हम कर सकते हैं। और बाकी चीजें तो आप गालिबन पहले से जानते हैं। तो आज मैं डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त शायद ना हो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आज के टॉपिक पर मैं आता हूं। सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि वो कौन सी मिस्टेक थी जो मैंने की और जिसकी वजह से मेरे फैमिली मेंबर्स को ज्यादा सफर करना पड़ा। वो मिस्टेक थी फ्रेंड, आई इग्नोर्ड द सिम्टम्स। और वो सिम्टम्स क्या है कोरोना के, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रोबेबली रिसर्च के जरिए, जो डेल्टा 4 जिसको कहा जाता है, ये जो फोर्थ वेव है, कि जिसको कोविड-19 में डेल्टा वेरिएंट कहा जाता है, उसके ये सिम्टम्स हैं। और वो सिम्टम्स क्या है? सॉर थ्रोट यानी गला खराब हो जाना, रनी नोज नजला हो जाना, फीवर यानी बुखार हो जाना, स्नीजिंग यानी छींकों का बार बार आना, परसिस्टेंट कफ यानी नॉन स्टॉप खांसते रहना, खांसी बहुत ज्यादा इसके अंदर आ जाती है, और हेडेक होना। हुआ क्या फ्रेंड्स, तकरीबन 24 या 25 जुलाई की बात है। मेरे वालिद साहब, जो कि तकरीबन 85 साल के हैं, 85 ईयर्स ओल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं, चलते फिरते हैं, उन्हें 25 जुलाई को गला खराब हो गया। जब गला खराब हुआ और वह अगले ही दिन उन्हें बहुत ज्यादा कफ होने लग गए, खांसी आने लग गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे खांसी हो रही है, गला भी खराब हो गया है, तो मुझे लग रहा है मुझे कोरोना हो गया। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि वालिद साहब आप घबराएं मत, ये सिम्टम कोरोना के नहीं है। कोरोना के सिम्टम जो मैंने पढ़े हुए हैं या पहले मैंने टेलीविजन पे सुने हैं, उसमें यह कि ब्रीदिंग लेने में बहुत तकलीफ हो जाती है, सांस बंद हो जाने लगती है, इंसान की एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, बहुत हाई फीवर हो जाता है, सर का दर्द है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सर का दर्द है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आपको फीवर है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि वालिद साहब आप बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई मसला नहीं, बस ये फ्लू हो गया है आपको। तो घर में कुछ दवाएं पड़ी हुई थी, वो हमने उनको देना शुरू कर दी। 2 दिन तक उन्होंने वो दवाएं ली। तीसरे दिन मेरा भी गला खराब हो गया और मुझे भी खांसी आना शुरू हो गई। तो थोड़ा सा डाउट तो हुआ, बट मैंने कहा नहीं है, कोरोना के सिम्टम नहीं है। मैंने उन सिम्टम्स को भी इग्नोर करके घरेलू टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और हम डॉक्टर के पास नहीं गए। अब दोस्तों तकरीबन 1 हफ्ते बाद मेरे वालिद साहब को नॉन स्टॉप कफ होने लग गए। इतने खांस रहे थे कि मुझे भी डर लग गया कि ये क्या हो गया इनको अचानक। 1 हफ्ता पहले तो बिल्कुल ठीक था। सिर्फ 5 से 7 दिन के अंदर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई।
अभी भी मुझे इस बात का जो है वो गुमान नहीं था कि मैं कहीं कुछ करके इनको टेस्ट करवा लूं। तो उनके एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, वो भी ज़ईफ है। उन्होंने कहा बेटा आपके वालिद साहब की तबीयत खराब है, कम से कम आप टेस्ट करवा लो। तो पहली मर्तबा 7 दिन के बाद मैंने कराची के एक बेहतरीन हॉस्पिटल से जाके उनका एक टेस्ट करवाया। और टेस्ट की भी फैसिलिटी ये थी, क्योंकि मेरे वालिद ओल्ड एज हैं, 85 ईयर्स ओल्ड हैं, तो मैंने जो लेबोरेटरी के लोग थे उनको घर पर इनवाइट किया, क्योंकि वो फैसिलिटी अवेलेबल थी। वो पूरा किट पहन कर आते हैं और घर में आके पेशेंट का जो वो टेस्ट लेकर जाते हैं, सैंपल लेके जाते हैं। वेरी नेक्स्ट डे उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। और जैसे ही पॉजिटिव आया तो मुझे हॉस्पिटल से फोन आया कि भाई इस घर में जितने भी लोग हैं सब के सब अपना टेस्ट करवाइए, क्योंकि वालिद साहब आपके पॉजिटिव आ गए। तो दोस्तों 7 दिन के बाद जब मेरी भी तबीयत बहुत खराब होने लग गई, तो उसके बाद हमने सबने जाकर हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट करवाया और 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। तो मेरे घर के अंदर 6 अफराद हैं, सिर्फ मेरी वाइफ नेगेटिव रिजल्ट आया और हम पांचों का, मेरे वालिद साहब का तो पहले ही पॉजिटिव आया, मेरी वालदा तकरीबन 80 बरस की है, उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव आ गया। मेरे बच्चे जो कि 11 और 14 साल के हैं, उन्हें भी पॉजिटिव आ गया और मुझे भी पॉजिटिव आ गया। अब जाहिर है जब 5 लोगों को मेरे घर के अंदर कोरोना का पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो फ्रेंड्स हम सब के सब बहुत ही परेशान हो गए, बहुत ही परेशान हो गए। हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लिखी थी, बट अब ये जो चीज आ गई इससे हम सब परेशान हो गए। मेरे पेरेंट्स रोने लग गए, और वो अपने लिए नहीं मेरे बच्चों के लिए रो रहे थे कि यार हम तो ठीक है, बच्चों को पता नहीं क्या होगा। मेरे लिए रोने लग गए कि बेटा तुझे कुछ हो गया तो क्या हो गया। तो दोस्तों एक खौफ का सा माहौल आ गया, एक फियर पूरे घर के अंदर आने लग गया। तो अब जाहिर है मैंने दोस्तों जब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ा, एनएलपी जब मैंने पढ़ा, आप यकीन कीजिए वो मुझे इस टाइम पर उसकी टीचिंग्स और उसकी लर्निंग्स बहुत ज्यादा काम है। मैंने क्या किया, मैंने कहा ओके आई टेक द लीड। मैं चूंकि अब जाहिर है सारी फैमिली की बात थी, तो मैंने कहा मैं लीड करता हूं। और मैंने सबसे पहले अपने मेंटल स्टेट को पॉजिटिव किया। एनएलपी में पॉजिटिव मेंटल स्टेट को कहते हैं रिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल क्योंकि माइंड के दो ही स्टेट होते हैं, या तो वो रिसोर्सफुल होता है या फिर वो अनरिसोर्सफुल होता है। जब इंसान अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर चला जाता है दोस्तों, तो वो बीमार होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और अगर वो पहले से बीमार है तो उसकी बीमारी मजीद बढ़ सकती है। तो मैंने इमीडिएटली अपने आप को रिसोर्सफुल किया और मैंने अपने आप से पूछा कि ओके हम इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। तो मुझे एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी अच्छी अच्छी चीजें मेरे माइंड के अंदर रिकॉल होती चली गई, क्योंकि एनएलपी के अंदर मैंने ये चीज पढ़ी हुई है कि हम अपने माइंड को जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमारी बॉडी अकॉर्डिंगली फॉलो करती है। अगर दोस्तों इस बीमारी के अंदर मैं अपने आप से ये सवाल पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी पूरी फैमिली को ऐसा कोरोना क्यों हो गया, हम तो बाहर नहीं गए, बाहर से कुछ खाना नहीं खाया, हम तो मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं हाथों को बार बार, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये अनरिसोर्सफुल क्वेश्चन है दोस्तों। जब खुदा ना खास्ता कोई भी शख्स बीमार हो जाए, सिर्फ कोरोना नहीं कोई भी किस्म की बीमारी हो जाए, याद रखिए ये सवाल अपने आप से मत पूछिए कि ये बीमारी मुझे लाभ क्यों हुई, बल्कि रिसोर्सफुल क्वेश्चन ये होगा कि मैं अब जो जिस चीज से गुजर गया उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं इस चैलेंज को कैसे बेहतरीन तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से ओवरकम कर सकता। तो फिर मैंने क्या किया दोस्तों मैंने अपनी सारी फैमिली मेंबर को बिठाया, और मतलब जाहिर फैमिली मेंबर को बिठाने का मतलब ये था कि हम सब डिस्टेंस पे बैठे। ठीक है, हमारे पास मोबाइल्स थे, या तो हमने जूम से कांटेक्ट किया, या फिर ये कि हम दूर दूर से, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है, 3 कमरे हैं, और हम 2-2 कमरे में डिवाइड हो गए। तो मैंने सबसे पहले ये लेसन अपने आप को दिया कि एक तो मेरी गलती थी, हमने उसको एक्सेप्ट किया। 1 हफ्ते तक हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं की, किसी डॉक्टर से कोई कंसल्ट नहीं किया, और 1 हफ्ते में कोरोना का जो जो अटैक था,
आप यकीन कीजिए दोस्तों, बहुत ही स्पीड के साथ हमारी बॉडी में, स्पेशली हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। तो एक हफ्ते के अंदर तो मेरे वालिद साहब और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तो आज जो पहला लेसन मैं आप सबको दे रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है जो कि बहुत ही नॉर्मल फ्लू के जैसे सिम्टम नजर आते हैं, चाहे गला खराब हो, रनिंग नोज हो, फीवर हो, स्नीजिंग हो, या हेडेक्स हो, या कॉफ हो, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। और अगर मुमकिन हो तो आप कोरोना टेस्ट करवा लें। होगा ये दोस्तों कि अगर पॉजिटिव टेस्ट आ गया आपका, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो क्या होगा कि ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अंदर अमूमन इसका जाहिर है अभी तक कोई प्रॉपर इलाज तो आया नहीं है, तो जो डॉक्टर्स आपको जो भी प्रिस्क्राइब करे आप अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करें। अब हमें ज्यादातर पेन किलर्स दिए गए, एंटीबायोटिक्स दी गई, एंटी एलर्जी दी गई, और इनहेलर या नेबुलाइजर के लिए हमें डॉक्टर ने रेकमेंड किया। और जिस तरह से डॉक्टर ने हमें रेकमेंड किया, हम 2 हफ्ते तक उसी ट्रीटमेंट को हम फॉलो करते रहे। तो अगर आप पहले सिम्टम पे डॉक्टर के पास जाएंगे या टेस्ट करवाएंगे और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो आपका ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, वेट मत कीजिएगा। अगर मैंने भी जिस दिन पहले या दूसरे दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर मैं उसी वक्त उनको डॉक्टर के पास ले जाता या उसी वक्त उनका मैं टेस्ट करवा लेता, तो शायद जो सीवियरिटी उन्होंने फेस की या मैंने फेस की, वो हमें फेस नहीं करनी। और इस पूरे इवेंट में मेरे बच्चे जो हैं, मैंने बताया मेरी बेटी 11 साल की है, बेटा मेरा तकरीबन 14.5 साल का है, वो काफी हद तक सेफ रहे। उनको भी सिम्टम्स थे मगर बहुत ही माइल्ड किस्म के सिम्टम्स थे, तो थोड़ी सी ट्रीटमेंट से वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हील हो गए। मगर मुझे और मेरे वालिद साहब को हमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी, बहुत ज्यादा एंटी एलर्जी लेनी पड़ी और बहुत ज्यादा ट्रीट करना पड़ा। और अच्छी बात ये रही दोस्तों कि हमें हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होना पड़ा, बल्कि अगर खुदा ना खास्ता एडमिट भी होना पड़ता तो उसका ये हमें प्रॉब्लम हो सकता था, क्योंकि हमारे शहर के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर जगह ही नहीं थी। इसीलिए भी डॉक्टर ने हमें ये कहा कि बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, ब्रीदिंग भी इतनी थी कि वो खुद हम सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते थे, तो हमें घर पर रहकर ही सारी ट्रीटमेंट हमने घर पर ही फॉलो करते रहे, हॉस्पिटल जाने की हमें नौबत नहीं आई। तो ये पहला लेसन जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है दोस्तों कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो, आप जरूर फौरी तौर पर अपने डॉक्टर्स के पास जाइए और इलाज करवाना शुरू कर दीजिए और टेस्ट करवा लीजिए। दूसरा लेसन क्या है, मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर फ्रेंड्स ये चीज पढ़ी है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इवेंट रूनुमा हो जाए जो कि आपके लिए नेगेटिव हो, अगर वो इवेंट नेगेटिव है तो देखो ये वाइट लाइन, रेड लाइन नजर आ रही है, इधर नहीं है। अगर आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि किसी की आवाजें आ रही हैं मुझे। थैंक यू सो मच। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि हमें उस चीज के मीनिंग को चेंज कर देने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कोरोना के जितने भी रेफरेंसेस हमारे माइंड के अंदर सब नेगेटिव है, सारे ही रेफरेंसेस नेगेटिव है। ज्यादातर लोग उससे खौफजदा हो जाते हैं, ज्यादातर लोग कोरोना को अपनी डेथ से, कोरोना इक्वल्स टू डेथ, ये रेफरेंसेस उनके माइंड के अंदर है। अगर खुदा ना खास्ता कोई भी शख्स कोरोना के अंदर मुब्तला हो गया है और अगर वो इसको नेगेटिव मीनिंग दे देता है, तो उसकी तबीयत को ज्यादा खराब होने के चांसेस। इसलिए कोशिश करके इस इवेंट को पॉजिटिव मीनिंग दे दीजिए। चेंज द मीनिंग ऑफ कोरोना एंड गिव इट पॉजिटिव मीनिंग। कैसे भी मैं आपको गाइड करूंगा। फ्रेंड्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहाँ पर एक आप नीचे सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ये एनएलपी का एक बिलीफ है। और वो बिलीफ क्या है, पीपल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज रियलिटी, बट टू व्हाट दे थिंक इज हैपनिंग, मींस देयर परसेप्शन। इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि इससे फर्क पड़ रहा है कि जो चीज हमारे साथ हो रही है हम उसको क्या समझ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप
कोरोना को पॉजिटिव मीनिंग दे देंगे तो हीलिंग प्रोसेस आपका फास्ट हो जाएगा। हीलिंग प्रोसेस आपका इतना तेज हो जाएगा कि आप बहुत जल्द अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देंगे। जहां आम लोग 15 या 20 दिन के अंदर रिकवर होते हैं, अगर आप पॉजिटिव मीनिंग के साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आप बहुत जल्द से जल्द हील होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए तो अब अगला सवाल यह है कि व्हाट पॉजिटिव मीनिंग कैन वी गिव टू कोरोना। जो पहला मीनिंग ये है, जो पहला मीनिंग मैंने अपनी फैमिली को बिठाकर समझाया, वो ये है कि इंस्टेड ऑफ फियरफुल बी प्लेफुल। इंस्टेड ऑफ फियरफुल, बजाय खौफजदा होने की। अब क्या होता है दोस्तों कि जब खौफ जो है, फियर, एक ऐसा जहनी मर्ज है कि जो अगर आप अपने आप के ऊपर हावी कर ले तो वो फियर आपको बहुत ज्यादा डाउन कर देता है। वो फियर आप पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करके आपको डैमेज कर सकता है। दुनिया में जितने लोगों की कोरोना से डेथ हुई है या दूसरी बीमारियों से डेथ होती है दोस्तों, उनकी एक वजह यह है कि वो उसको फियरफुल मीनिंग देते हैं। उस बीमारी से वो इतने खौफजदा हो जाते हैं कि बजाय उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसके अगेंस्ट फाइट करने के, वो अपने आप को डाउन कर देते हैं। और जब इंसान अपने खौफ को इतना बड़ा बना लेता है तो खौफ ऊपर हावी हो जाता है, खौफ उसके ऊपर तारी हो जाता है और खौफ उसकी बीमारियों के अंदर मजीद इजाफा करता चला जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना है या अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आप उसको बताइए कि कोरोना को एक प्लेफुल मीनिंग दे दीजिए। अब प्लेफुल मीनिंग मैंने अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत रोने लग गए, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा रो रहे थे, मैंने उनको बिठाकर क्या समझाया, मैंने कहा कि ओके, कोरोना इक्वल्स टू एंजॉयमेंट। कोरोना इक्वल्स टू एंजॉयमेंट। अब 15 दिन की छुट्टी है, 15 दिन तक हमें कहीं नहीं जाना है, मजे करेंगे घर में, ठीक है ना, अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, हंसी मजाक करेंगे घर के अंदर। मैंने अपनी पूरी फैमिली को बिठाकर जो एडवाइस की वो ये कि वॉच कॉमेडी प्रोग्राम्स। बजाय खौफ के क्या होगा कि हमारा खौफ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अगर हम कोरोना को एक पॉजिटिव मीनिंग दे दे, एक प्लेफुल स्टेट के अंदर ले ले, ओके फाइन, कोरोना हो गया है, एक्सेप्ट कर लीजिए उसको, मगर आप ये देखिए कि मैं इससे निकलूं कैसे। अब कोरोना का जो एवरेज टाइम पीरियड है 10 to 14 डेज है। तो हमने क्या किया, मैंने अपने बच्चों को, जब वो बहुत ज्यादा खौफजदा थे, तो मैंने हंसी मजाक करना शुरू कर लिया, उनको जोक्स सुनाना शुरू कर दिए। और आप यकीन कीजिए, जैसे ही मैंने उनको जोक्स सुनाना शुरू किए, उनके साथ हंसी मजाक करना शुरू किया, विद इन 15 to 20 मिनट्स फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट के अंदर उनके चेहरे पर रौनक आ गई, उनके चेहरे पर खुशी आ गई। मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा, तमाम के चेहरे पर एक खुशी आ गई कि ओके, हमने सोचा कि ठीक है, अब बीमारी तो आ ही गई है, जो होना होगा होगा, मगर हमें एहतियात से अपने एसओपी को फॉलो करना है, मास्क बांधे रखना है, सोशल डिस्टेंस को रखना है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, मगर हंसी मजाक करना है। मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि अपनी पुरानी जमाने की बातें हमें सुनाई है कि जब आप बचपन में थे, आप छोटे थे तो क्या करते थे। वो अपनी पुरानी पुरानी हंसी मजाक करने लग गए। तो दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता सिर्फ कोरोना के लिए ये एडवाइस नहीं है, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा न खास्ता कोई भी बीमारी आ जाए, तो आप ये सोचिए कि इसको प्लेफुल स्टेट के अंदर रहते हुए इस बीमारी से हम फाइट कैसे करें, इस बीमारी को ओवरकम कैसे करें, बजाय ये कि ये बीमारी मुझे कंट्रोल करे, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं। आप उसका सोचिए। और जब आप अपने माइंड के अंदर ये इंस्ट्रक्शन पहुंचाएंगे कि हाउ कैन आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हाउ कैन आई ओवरकम दिस चैलेंज, तो आप यकीन कीजिए आपका माइंड आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव आइडियाज देना शुरू कर देगा। तो इसलिए अगर कोरोना है तो वो इसको बहुत ही बजाय खौफ के एक प्लेफुल स्टेट के हैसियत से देखे। दूसरा, हो सके उतना हंसी मजाक करें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जब आप कोई भी कॉमेडी प्रोग्राम देखते हैं दोस्तों, तो आप यकीन कीजिए हमारे माइंड से पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं। और जब पॉजिटिव केमिकल्स हमारे माइंड से रिलीज होते हैं और जब तो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली प्लेफुल स्टेट के अंदर दाखिल हो जाती है। और जब बॉडी प्लेफुल स्टेट के अंदर रहती है तो उसका हीलिंग पावर बढ़ जाता है, उसका इम्यून सिस्टम दोस्तों बढ़ जाता है। इसलिए
जो थर्ड एडवाइस मैंने अपने फैमिली मेंबर को दी, मेक अ फन एंड लाफ एज मच एज पॉसिबल। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये तीन चीजें, हम एक दूसरे की हंसी मजाक करते रहे, हम टेलीविजन पर या हमारे यूट्यूब को, मैंने बताया कि जहां यूट्यूब पर बहुत ही फजूल किस्म की चीजें भी आ रही होती है, बहुत ज्यादा न्यूज भी आ रही होती है, वहां मैंने अपने बच्चों को यूट्यूब से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखना के लिए सिखा दिया। उनको मैंने कहा कि आप बायोग्राफीज देखें लोगों की, बहुत सारे बुक रिव्यूज होते हैं वो उन्होंने देखना शुरू किए जो शायद पहले उन्होंने कभी देखे नहीं थे। मैं उनके साथ बैठकर इस तरह की एक्टिविटी करवा रहा होता था कि आहिस्ता 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 वो खुद ब खुद हिल होते चले गए, बहुत ही कम टाइम के अंदर, क्योंकि बच्चों का जो माइंड होता है दोस्तों, वो बहुत ही क्विकली वर्क करता है। तो जब मैंने उनको ये तमाम चीजें सिखाना शुरू की तो वो बहुत ही मुस्कुराने लग गए, हंसते रहने लग गए, और जाहिर है उनकी मुस्कुराहट को देखकर मुझे और मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आने लग गई, और उनको तंदुरुस्त देखते वो खुद ब खुद भी तंदुरुस्त होने लग गए। तो इसलिए प्लेफुल स्टेट रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, टाइम टू एंजॉय एंटरटेनमेंट। अब देखिए दोस्तों, एक तरीका तो मैंने बताया फियरफुल स्टेट है, अनरिसोर्सफुल स्टेट है या स्टक स्टेट है। एक तो तरीका वो भी है, अगर आप खौफजदा हो जाएंगे तो आपकी बीमारी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, आप दावत दे रहे होंगे बीमारियों को कि वो आए और अपने अंदर घर कर ले। इसलिए एक तरीका तो वो है और दूसरा तरीका ये है कि हम अपने माइंड को पॉजिटिव स्टेट में रखते हुए बहुत ही पॉजिटिवली इस चैलेंज को हम फेस करें। मगर साथ में एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा, while making fun kindly follow the SOP strictly। मैंने बताया कि हम एक छोटे से घर में रहते हैं, वहां पर जाहिर डिस्टेंसिंग के लिए भी इतनी स्पेस नहीं है, बट हम फिर भी घर में रहते हुए अब जहां तक मुमकिन हो रहा होता था हम सोशल डिस्टेंसिंग भी रखते थे। हमने अपने खाने के बर्तनों को अलग कर दिया, हम तमाम के तमाम लोगों ने अपने टॉवल्स को अलग कर दिया, अपनी वाटर बॉटल्स को अलग कर दिया, तमाम हमने SOPs को फॉलो किए ताकि हम जल्द से जल्द हील हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल, हम तमाम के तमाम लोग 15 से 20 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर हील हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ask yourself what can we learn from this situation, what can we learn from this situation, और मैं ये पूछूंगा कि what did we learn from this situation। दोस्तों, सबसे पहले मैंने कहा आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और आप क्या चूज करते हैं वो आपके ऊपर। मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को यही समझाया कि सबसे पहले तो ये अल्लाह की रहमत समझ लीजिए, जहां अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें हमें रोजाना इनायत की है, अनगिनत नेमतें और अनगिनत रहमतें, जहां अल्लाह ताला ने हमें रोजाना, हमारे लिए पूरी कायनात अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसख्खर की है। तो जहां हम अल्लाह ताला की उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, हमें फायदा होता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम तंदुरुस्त होते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, या हम बिजनेस में कोई कामयाबी होती है या कोई प्रमोशन होता है तो हर हर मामलात में अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं। मगर जब बीमारी आ जाती तो हम खौफजदा क्यों हो जाते हैं? तो मैंने अपने तमाम फैमिली मेंबर्स को, और आज मैं आपको भी यही मशवरा देता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ भी जाती है तो भी उसको भी अल्लाह की रहमत समझिए, कि जहां अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें दी है, वहां अगर एक छोटी सी बीमारी आ गई तो शुक्र कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और उससे मदद तलब कीजिए कि या अल्लाह शुक्र है कि अगर तूने मुझे ये बीमारी दी है तो मुझे यकीन है कि शफा भी तू ही देगा। तो जब आप अपने किसी भी अपनी जिंदगी में, सिर्फ बीमारी क्या दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी नेगेटिव इवेंट भी हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव इवेंट बिजनेस का लॉस हो, चाहे वो नेगेटिव इवेंट किसी खानदान के मेंबर का ही लॉस क्यों ना हो, अगर आप उन तमाम तर इवेंट्स को अल्लाह ताला का फैसला समझते हुए, अल्लाह ताला की रहमत समझते हुए उसे कबूल करेंगे, तो आप याद रखिए दोस्तों, आपको हर जगह उसकी रहमतें नजर आएंगी, हर जगह उसकी रहमतें नजर आएंगी। क्या हुआ दोस्तों कि जब जैसे ही मैंने ये चीज अपनी फैमिली मेंबर को कम्युनिकेट की कि कोई बात नहीं, कोरोना आ गया है, तो हम अल्लाह ताला की रहमत समझते हुए इसको कबूल करते हैं और हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से कामयाबी से इससे हमकिनार हो। तो दोस्तों यकीन कीजिए,
मेरे फ्रेंड्स जब पता चलता था कि हमें ये हो गया है, वो मुझे कॉल करते थे। मेरे रिश्तेदार, मेरे इन लॉज, मेरी सिस्टर्स, तमाम के तमाम लोग, मेरे कम्युनिटी के लोग, तमाम लोग, मेरे फेसबुक की कम्युनिटी या यूट्यूब के जितने लोग थे, जब उनको पता चलता था तो वो मुझे कॉल करते थे, कहते कोई मदद चाहिए तो बताइए। आप यकीन कीजिए दोस्तों कि लोग कहते जब सब्जी लानी है, क्योंकि घर से कोई बाहर जा नहीं सकता था और बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता था, तो ऐसे में हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्तों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हर एक, आप यकीन कीजिए दोस्तों कि जैसे ही हमने इस चीज को रहमत तस्वुर कर लिया, अल्लाह ताला की रहमत को समझते हुए जब हमने इस चीज को कबूल कर लिया, हमें हर जगह अल्लाह ताला की रहमतें नजर आने लगी। हर जगह, हर हर फरिश्ता नजर आने लग गया, हर इंसान के अंदर फरिश्ता नजर आने लग गया, हर कोई अपनी मदद ऑफर करता रहा। और आप यकीन कीजिए कई लोगों ने हमारी मदद की भी, कोई फ्रूट्स भेज रहा है, कोई सब्जियां भेज रहा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला की तमाम इन नेमतों का भी शुक्राना है, उन तमाम लोगों का शुक्राना कि जिन्होंने इस चैलेंजिंग टाइम के अंदर हमें बाहर निकलने में मदद की। मैं उन तमाम लोगों का बड़ा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और यकीनन अल्लाह ताला की भी रहमतों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसके तुफैल हम तमाम के तमाम लोग बहुत ही कामयाबी के साथ इस बीमारी से हम बाहर निकले। दूसरा लेसन क्या था? टाइम टू रिमेंबर अल्लाह। दोस्तों, आप जानते ही हैं, जितने लोग आपने मुझे यहाँ ज्वाइन किया है, आप लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ अरसे से बस समझ लीजिए कि हम दौड़ ही रहे हैं, भाग ही रहे हैं, इस दुनिया के अंदर हम भाग रहे हैं अपने आप को ग्रो करने में, अपने बिजनेस को ग्रो करने में, अपनी एजुकेशन को ग्रो करने में, बस भाग ही रहा है सारा इंसान। मगर जब बीमारी आती है उस वक्त अल्लाह की याद आती है, उसी वक्त अल्लाह की याद आती है। तो ये बीमारी ने हमें अपने रब के साथ कनेक्ट होने का मौका दिया दोस्तों। क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, मेरे लिए किताब पढ़ना मुमकिन नहीं हो रहा था, मेरे लिए यूट्यूब पे ध्यान भी मुमकिन नहीं हो रहा था, इसलिए ज्यादातर इंसान लेटा हुआ रहता है। जाहिर है जब खांसता रहता है इंसान तो उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, किसी से बात करना मुमकिन नहीं हो पा रहा होता था। तो ऐसे में इंसान क्या करता है? ऐसे में इंसान तस्बीह उठाकर अल्लाह को याद करता है। तो ये बीमारी इस तरह से एक रहमत बन गई कि इस बीमारी के अंदर हम अपने रब के साथ कनेक्ट हो सके, हम अल्लाह ताला को याद कर सके, उसका जिक्र और तस्बीह आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा कर सके। मगर दोस्तों, मेरा आपको मशवरा ये है कि अल्लाह ताला की याद के लिए बीमारी का इंतजार मत कीजिए। खुदावन ताला को याद करने के लिए बीमारी का इंतजार मत कीजिए। जब आपके हालात अच्छे हैं, जब आप तंदुरुस्त हैं, जब आप कामयाब है जिंदगी के अंदर, उस वक्त भी हर पल नमाज के अलावा भी उसका जिक्र करते रहिए। हर पल, हर साथ अल्लाह को याद करते रहिए। कुरान की वो आयत है ना कि अल्लाह का जिक्र दिल के अंदर इत्मीनान का बाइस है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का जिक्र इंसान के दिलों के अंदर राहत का बाइस है, सुकून का बाइस है। इसलिए अगर आप अच्छे हालात के अंदर भी अल्लाह ताला को याद करते हैं, तो जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी तो उससे आप आसानी के साथ गुजर जाए, बिल्कुल आसानी के साथ गुजर जाए। तो इसलिए हम इस लिहाज से भी शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि इस बीमारी ने हमें अल्लाह ताला का जिक्र करने का हमें मौका दिया, उसकी याद का हमें ज्यादा मौका दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी समझ भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई कि हम इस बीमारी को अल्लाह की रहमत समझ सके, उसको याद कर सके। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? अ यूनिक एक्सपीरियंस। अगर दोस्तों आप कोरोना को ये समझ लीजिए कि देखिए, कहा जाता है कि दुनिया में 6 या 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोग हैं, 7 बिलियन लोग हैं। उसमें से ये इतनी यूनिक बीमारी है जो कि 100 साल पहले इस तरह की कोई बीमारी हुई थी। तो आप समझ लीजिए कि आप इतने यूनिक है कि अल्लाह ताला ने ये बीमारी आपको देना मुंतखब किया, आपको देना मुनासिब समझा। अब जब अल्लाह ताला ने मुझे ये बीमारी दी है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला इस बीमारी के जरिए हमें और मजबूत बनाएगा। इस बीमारी के जरिए अल्लाह ताला हमें और मजबूत बनाएगा। जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में ही है दोस्तों। हमारी जिंदगी तो है ही उस रब की, उस परवरदिगार की। वो चाहे तो हमें उठा भी लेता। कई लोग चले भी गए हैं उस दुनिया से,
मगर दोस्तों, जो इंसान बच गया उसके लिए शुक्राने का मकाम है, उसके लिए शुक्राने का मकाम है कि ये बीमारी जो हमारे पर आई है, हम बड़े यूनिक इंसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये बीमारी अता फरमाई, और जब बीमारी अता फरमाई तो वो हमें मजबूती भी उतनी ही इनायत फरमाएगा। तो ये एक ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस था दोस्तों कि जब हम निकले इस बीमारी से तो हमें ये महसूस हुआ कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो शख्स कोरोना को खा गया, मैं इसको इस तरह लेता हूं कि भाई हम कोरोना का भी निगल गए, ठीक है ना, हम कोरोना को भी हजम कर गए। तो जब इंसान एक जानलेवा बीमारी को बाईपास कर गया अल्लाह ताला की रहमतों से, तो इसका मतलब यह है कि वो आने वाले चैलेंजेस को भी बड़ी आसानी से फेस कर सकता है। अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करने का हमें हौसला मिल गया, हमें ताकत मिल गई, हमें हिम्मत मिल गई। तो अगर आप भी, खुदा ना करे किसी को बीमारी हो, कोई भी बीमारी, सिर्फ कोरोना नहीं दोस्तों, मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को हमेशा तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमेशा प्लेफुल स्टेट के अंदर रखे, हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर रखे। मगर अगर बीमारी आ भी गई है तो उसको भी आप अल्लाह ताला की रहमत समझते हुए उसको फेस कीजिए, उस चैलेंज को फेस कीजिए। और पांचवा सबक क्या है? टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर हियर इन आफ्टर, आखिरत। आखिरत दोस्तों, आप जानते हैं कि इस बीमारी से काफी लोग गए, कई लोग इस दुनिया से चले गए। तो जब इंसान बीमार पड़ता है तो उस वक्त उसको अपनी आखिरत भी याद आती है, उस वक्त उसको अपनी मौत भी याद करनी चाहिए। याद तो आती है, मगर मैं कहूंगा कि उसको अपनी मौत को भी याद जरूर करना चाहिए, क्योंकि इंसान को पता चलता है कि भाई इस दुनिया के बाद भी एक जिंदगी है, इस जिस्मानी जिंदगी से परे एक रूहानी जिंदगी भी है। हम तमाम को अपने परवरदिगार के हुजूर वापस लौटना है। इसलिए जब इंसान के ऊपर ऐसा टाइम आता है तो उसको याद आता है कि ओ मुझे वापस भी लौटना है। और जब याद आती है तो इंसान नेक आमाल करता है, अच्छे आमाल करता है, अल्लाह ताला को ज्यादा याद करता है, ज्यादा चैरिटी करता है, ज्यादा मदद करने का हौसला करता है लोगों का। आप यकीन कीजिए, जितने लोगों ने हमें कॉल किए वो तमाम के तमाम लोग, ज्यादातर लोग कोरोना से गुजरे हुए, ज्यादातर लोग कोरोना से गुजरे हुए थे, और वो तमाम हमें हौसला दे रहे होते थे कि सर कोई बात नहीं, हम भी इंशाल्लाह बड़ी आसानी से निकल गए, आपकी फैमिली भी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। इस तरह से हौसला दे रहे होते थे। और आज मैं भी आपके सामने बैठ के यही तो काम कर रहा हूं दोस्तों। मैं एक समझता हूं कि ये मेरा फर्ज है कि जब अल्लाह ताला ने हमें एक नई जिंदगी इनायत फरमाई तो इससे हमें तो फायदा हुआ, मगर लोगों को क्या फायदा होगा, बंदों को क्या फायदा होगा। तो उन्हीं फायदों के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और आज अपने उस एक्सपीरियंस के फायदा मैं आप तक पहुंचा ताकि आप और आपके फैमिली मेंबर्स इससे बिल्कुल मुतमईन रहें, इससे बिल्कुल सेफ रहें, और आपके जरिए लोगों तक भी ये पैगाम पहुंच सके। ओके, चंद गुजारिशात हैं दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ऑनलाइन लूं, आपका फीडबैक लूं। सबसे पहला मेरा आपको रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज आप जरूर एसओपी को फॉलो करें। गैर जरूरी बाहर मत जाइए, जब जरूरत हो उसी वक्त बाहर जाइए, और बाहर जाना पड़े तो मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, हाथों को धोते रहिए, जो भी प्रोटोकॉल है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। हमारे मुल्क में हमारे लोगों का अलमिया ये है दोस्तों कि इतनी मौतें होने के बावजूद भी, इतनी ज्यादा मौत होने के बावजूद भी लोग बेखबर हैं, बेफिक्र हैं, कहते भाई होना हो तो हो जाए। देखिए ये दावत देने के बराबर है, मौत को दावत देने के बराबर है, ठीक है ना, इस वायरस को दावत देने के बराबर है। फिर कुछ हो तो आप अल्लाह को ब्लेम मत कीजिएगा कि अल्लाह तूने मेरी मदद नहीं की। अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे, अपना प्रोटोकॉल नहीं अता करेंगे, तो बीमारी होने के ज्यादातर चांसेस मौजूद हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जरूर एसओपी को फॉलो करें। यहाँ पर एक और भी मैं आपको मशवरा दूं कि प्लीज अपने आप को वैक्सीनेटेड करें। जितने लोगों ने वैक्सीन लगाई, क्योंकि मेरे वालिदैन ने भी वैक्सीनेशन लगाई हुई है, मैंने भी लगाई थी, शायद एक वजह ये थी कि हम उस वैक्सीन के बाद हम जो है वो बच गए। शायद उस वैक्सीन ने हमारे इम्यून सिस्टम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पांचों के पांचों बहुत ही तंदुरुस्त रहे।
बच्चों को तो वैक्सीनेशन अभी तक आई नहीं थी इसलिए वो नहीं लगाए, मगर जिन लोगों की वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि प्लीज आप जरूर वैक्सीन लगाइए, जरूर वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन होने के बावजूद भी हमें कोरोना हो गया, मगर शायद अगर वैक्सीन नहीं होती तो ज्यादा बीमारी के चांसेस मौजूद थे। इसलिए हम इस चीज के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि वैक्सीन अवेलेबल है, और आप तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज आप कोरोना का इंतजार मत कीजिए, आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी वैक्सीन जरूर लगवाइए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और फ्रेंड्स मेरे यहाँ अजान हो रही है तो मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं, प्लीज आप जाइएगा कहीं भी नहीं। शुक्रिया। ओके, वेलकम बैक। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो ये कि रिप्लाई इन पीसफुल मैनर, नॉट इन फियरफुल मैनर। होता क्या है दोस्तों कि अगर किसी को पता चलती है, कोई कॉल कर रहा है कि भाई मुझे कोरोना हो गया है, मेरा कोरोना पॉजिटिव आया है, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? ओ माय गॉड, कोरोना हो गया है, ओहो बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो भी बड़ा फियरफुल होता है। तो अगर कोई शख्स आपको फोन करता है कि मुझे कोरोना हो गया है, तो सबसे पहले आप ख्याल रखिए कि आपकी जो टोनालिटी है, जिस टोन से आप बात करते हैं उसको सॉफ्ट रखिए, और अपनी टोन को रेगुलर जो नॉर्मल टोन है उसी वक्त फोन कीजिए, उसी अंदाज में बात कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कहा कि मुझे कोरोना हो गया है, तो आप कहें ओके कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब खैरियत करेगा। कई लोग हैं जो बच गए हैं, कई लोग जो है वो रिकवर हो गए हैं। दुनिया में एक बहुत बड़ी फिगर ऐसी है कि जितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया था उसमें से काफी परसेंटेज वाले लोग मुकम्मल तंदुरुस्त हो चुके हैं। मुझे यकीन है आप भी तंदुरुस्त हो जाएंगे अगर आप अपनी टोनालिटी को पॉजिटिव रखते हैं। तो आप यकीन कीजिए कि पहला ही अमल होगा कि उस सामने वाले शख्स का एक फियरफुल स्टेट ब्रेक हो जाएगा। एक फियरफुल स्टेट का जो एक पैटर्न बना हुआ था वो आपके जरिए ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको कोई भी शख्स फोन करें तो आप इंतहाई सॉफ्ट टोन के अंदर उससे बात करें कि ओके कोई बात नहीं, कोरोना आ गया है, मुझे दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अपनी खास रहमतें आप पर इनायत फरमाए और आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। और उसको दिलासा दीजिए कि कोई बात नहीं, बहुत से लोग जो तंदुरुस्त हो गए, आप भी तंदुरुस्त हो जाएंगे। अगली रिक्वेस्ट ये है कि डोंट गिव सजेशंस फॉर मेडिकेशंस, लेट डॉक्टर डू दैट वर्क। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर किसी को आप फोन करते हैं या रिश्तेदारों को पता चलती है तो फोन करके आपको बताना शुरू कर देते हैं कि आप ये दवा लें, आप वो दवा लें, आप ये मेडिकेशन लें, आप वो मेडिकेशन लें। मेरी आप तमाम से मौदबाना गुजारिश है कि उन तमाम या तो वो सजेशन मत दीजिए प्लीज, और जो शख्स सुन रहा है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे सजेशंस को इग्नोर करें। इस सूरत हाल में आप वही कीजिए जो डॉक्टर आपको कहते हैं। जो मेडिकेशंस आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है आप वही कीजिए, उससे बेहतर तौर पर हील हो जाएंगे। जो लोग बोल रहे हैं यकीनन यकीनन वो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे खुलूस रखते हैं, वो हमें चाहते हैं, इसीलिए हमें कहते हैं कि आप ये कर लें। मगर दोस्तों वो नुकसानदेह भी हो सकता है, वो नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना है और उनके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि आप ये कर लें, आप उनसे कहें कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशंस, बट हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, जो डॉक्टर ने कहा हम वही ले रहे हैं, उससे हम सब बेहतर हो रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि कोई भी शख्स किसी भी शख्स को, अनलेस कि अगर आप डॉक्टर हैं, ठीक है ना, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी शख्स आपको कोई भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने का अहल नहीं है, उसको आप इग्नोर कीजिए। और आखिरी ये है कि प्रे फॉर एवरीवन फॉर द गुड हेल्थ। जरूरी नहीं है कि कोरोना हो तो ही आप उसके लिए दुआ करें, आप तमाम लोगों के लिए, तमाम लोग जो भी इस वक्त बीमार हैं, जिनको तंदुरुस्ती की जरूरत है, जिनको शफा की जरूरत है, आप अपनी दुआओं में, अपनी नमाजों में तमाम लोगों की तंदुरुस्ती के लिए, भलाई के लिए, सारी, मैं तो कहता हूं ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि दूसरी जो अल्लाह ताला की मखलूक है, चरिंद परिंद, तमाम की सेहत के लिए, तमाम की बेहतरी के लिए, तमाम की भलाई के लिए आप अल्लाह ताला से हमेशा से दुआ करते रहिए। तो बहुत अच्छी बात की आपने। तो फ्रेंड्स ये मैं देखूं कि शायद मेरे पास कुछ और तो नहीं था।
अगर 2 मिनट मुझे मिल जाए बोलने के लिए तो बड़ा। जी सर एक सेकंड, मैं बस अपना फिनिश कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, चूंकि मैंने बताया कि मैं अल्लाह ताला की हम पर बड़ी रहमत हुई है, बड़ी नवाजिश हुई है, नई जिंदगी मिल गई है, तो मैं कंट्रीब्यूशन की खातिर मैंने ये फैसला किया है कि मैं कुछ अरसे के लिए अपनी काउंसलिंग मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूं। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं कि जो कोरोना से परेशान है, जहनी तौर पर परेशान है, देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए मैं कोई मेडिकेशन तो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकूंगा, अलबत्ता उसके जहन में जो खौफ है मैं उसको दूर करने की अहलियत रखता हूं और मैंने कई लोगों की मदद की है। तो आप या आपकी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स, आप चाहे, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है 034528315117, आप चाहें तो मुझे कॉल करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपकी हत्तुल इम्कान मदद करने को तैयार हूं। अगर आप में से कोई भी शख्स इस वक्त परेशान है जहनी तौर पर, तो वो मुझसे राब्ता करे, मैं उसकी जरूर मदद करने को तैयार हूं। नाउ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। जी, आप में से जो भी शख्स चाहता है वो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पहले डॉक्टर साहब को बात कर। जी अपना नाम बता दीजिए सर, बड़ी मेहरबानी। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शेखर बिलाल, जो ऑन किया आपने, मैं बात कर सकता हूँ? जी डॉक्टर साहब प्लीज, थैंक यू। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर शेखर बिलाल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आपने एक्सप्लेनेशन दी रिगार्डिंग द कोरोना। जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। और थोड़ा सा मैं इसमें ये ऐड कर दूं कि जो पेशेंट ये कहता है कि मुझे कोरोना हो गया, डिजीज हो गया, ये हो गया, तो पॉजिटिविटी एंड द नेगेटिविटी ऑफ द टेस्ट इज नथिंग। आपकी बात से मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। अगर हो जाते तो परेशान हो जाएंगे तो वो आपके ऊपर और हावी हो जाएगा, इसको हावी नहीं होने दें। ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। तो ये कोविड का आ गया, इसकी वैक्सीन आ गई, ये वैक्सीन लगा लो, वो वैक्सीन लगा लो, जितने व्हाट्सएप आ गए उतने डॉक्टर आ गए। जी बिल्कुल। एक बात आ गई व्हाट्सएप पर, नोबडी नो अबाउट दैट कि ये वैक्सीन सैनोपैक लगा दो, सैनोपैक लगा दो, सैनोपैक लगा दो, लगा दो। लेकिन दे शुड नो कि ये वैक्सीन बनी कैसी, केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्या इसने बना है। जिस तरह पैरासिटामोल ले लेते हैं, पैराडोल ले लेते हैं, हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये वैक्सीन जो बनी है ये किस तरह बनी है, कहाँ से आई और ये क्या बनी। ठीक है, डॉक्टर जानता है, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर इतनी सर्कुलेशन हो गई कि हर कोई डॉक्टर बन गए। बिल्कुल दुरुस्त है सर, बिल्कुल एग्री करता हूँ। हाँ, अच्छा, एक इसमें पैटर्न होता है, वो पैटर्न में ज्यादा लंबी बात नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट लूंगा, टाइम बहुत आपका नहीं लूंगा। होता ये कि पैटर्न बनता है, वो टाइफाइड का एक वैक्सीन बनी थी, उस पैटर्न को उठाया, उसके अंदर आरएनए डाल के न्यूक्लिक एसिड के उसमें रिएक्शन, उसका रिएक्शन किया, उसके रिसर्च की, और उसके डोजेस के लिहाज से डिफरेंट डोजेस के नाम आ गए। सिंपली मैं बताना चाह रहा था कि वी शुड नो अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वैक्सीन। ये वैक्सीन बनी कैसे, कहाँ से आई। तो आरएनए बेसिकली न्यूक्लिक एसिड ऐड कर दिया टाइफाइड के पैटर्न में, उससे वैक्सीन बन गई। तो उसका लगाना बहुत जरूरी है, ये चीज मैं चाह रहा था। जिस तरह छींक आती है तो छींक आते टाइम उस पर रुमाल रखना जरूरी है, इस तरह कोविड के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह मेडिकेशंस, एक ही मेडिकेशंस के केमिकल के दूसरे नाम होते हैं ना, आप शायद जेनेरिक कहते हैं उसे। जेनरिक कहते हैं। मैं भी दूसरी तरफ आ रहा था, मैं टाइम बस बड़ा शॉर्ट दूंगा, वरना ये टॉपिक ऐसा है कि सुबह जाए टॉपिक खत्म नहीं होगा। बिल्कुल दुरुस्त है डॉक्टर साहब। अच्छा, दूसरा मैं दूंगा कि ये 14 दिन का ये एक क्वारंटाइन कर दिया, 10 दिन का क्वारंटाइन कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो मैं भी कोविड में रहूं, 3 महीने रहूं, और 3 महीने रहने के बाद मैं बड़ा पोलाइट रहा, सब कुछ किया। किस तरह मैंने सर्वाइव किया। मैंने कोविड को खुद डॉक्टर्स के हैसियत से पढ़ा, रिसर्च की, और प्राउड टू से डॉक्टर और अथॉरमन के साथ में हमारी टीम है, सब कुछ है। तो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कोरोना था क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको कैसे हमें लेना चाहिए था। अगर खुदा ना खासे किसी को हो जाता है तो आपने की बात अच्छी कर दी, मेरे पास अल्फाज नहीं, आपने जो डिफाइन किया थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं। थैंक यू। होता ये है कि ये फेफड़े की बीमारी है, लंग्स में लगता है। अब लंग्स से होता है तो इसकी मिसाल में देखो, कहते हैं झिल्ली आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो सिंपल मैं बात कह के खत्म करूंगा, फिर आपसे जो आप राय दे। एक स्पाइस टेप आता है, इस स्पाइस टेप को एक कागज के ऊपर आप लगा देते हैं। अगर स्क्वाइस टेप को कागज के ऊपर लगा दें, जब इसको खींचें तो वो आपका भुर निकाल के कागज का टेप खींचते हुए लेके आ जाता है। और अगर उसको लगा के छोड़ दें, गीला हो जाए, तो उसके बाद वो टेप के अंदर की नमी जरा हल्की होती है, टेप आसानी से निकल जाता है। सेम एग्जांपल ऑफ द कोविड, फेफड़ों के ऊपर आपकी तरह की झिल्ली समझ लें, वो आपकी टेप लगी है।
वो झिल्ली लग गई है, आप 1 हफ्ते तक बेड पे लेट रहे, 10 हफ्ते तक बेड पे लेट रहे, मूवमेंट ना करें, डाइट लें, विटामिन लें, उसके बाद होता है वो टेप जब झिल्ली खत्म होती है तो आराम से निकल जाती है 15 दिन के बाद। एग्जाम्पल एज अ टेप, जब वो कागज के ऊपर टेप लगता है, ओके इसको ओके कंसाइड करें। अब आप मूवमेंट करेंगे, वो करेंगे तो टेप जिप करेगा, फोर्स वो लगा नहीं, इसलिए आप इजी होकर रेस्ट करें, उसके बाद आप खुद ही इंशाल्लाह ताला बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। ताला। थैंक यू डॉक्टर मुझे साहब, ये आपको थैंक यू सो रिकमेंड मच। करना था कि मैंने टाइम नहीं लूंगा, बस इसी मैंने आपसे बात की कि ये थैंक यू डॉक्टर परेशान साहब। वाली बात की सब कुछ ऐसे। बिल्कुल ओके बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी राय सब आप सब वेलकम रहेंगे। सर, वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रमजान भाई। वालेकुम सलाम डॉक्टर तौसीफ, कैसे हैं आप? आज डॉक्टरों ने आपके सेशन पे हल्ला बोल दिया लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र शुक्र। नहीं, थैंक आई एम सो ग्लैड कि आप बैक इन एक्शन में। सबसे पहले बहुत मुबारक हो आपको अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत। शुक्र है शुक्र। मैं सिर्फ क्योंकि एक्सपीरियंसेस शेयर हो रहे हैं तो इसलिए सिर्फ इतना बताऊंगा कि घर में वाहिद मैं था जिसे कोविड हुआ, ओके और पिछले साल अक्टूबर में हुआ था। ओके। मजे की बात ये थी कि मेरे सारे सिम्टम्स पॉजिटिव थे, हाँ और मैं आपकी तरह नजला खांसी समझता रहा उसे। बिल्कुल। और अजीब बात ये थी कि जब टेस्ट करवाया तो टेस्ट भी नेगेटिव आया। अच्छा, हुआ ये कि फिर मुझे जब सिम्टोमोलॉजी बढ़ती गई तो ये लोग मुझे बार बार हॉस्पिटल लेके भागते थे, क्योंकि रात को मुझे बहुत सिवियर हर तरह कुछ सिम्टम आप तस्वीरों में और व्हाट्सएप पे सुन रहे थे, वो मुझे हर दूसरी रात होता था। मैं तकरीबन 2 हफ्ते रहा कोविड में, ओहो अक्टूबर में। तो मुझे वॉमिटिंग्स भी हो रही थी, मुझे चेस्ट के सिम्टम्स भी हो रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी बढ़ रहा था, मुझे बुखार भी बहुत हाई ग्रेड होता था। तो लेकिन जो अहम बात थी वो ये थी कि डिटेक्टेबल था नहीं, तो दिमाग मान नहीं रहा था। जब दिमाग मान नहीं रहा था तो मैं वो सब कुछ कर रहा था जो आपने कहा ना, प्लेफुल रहना, होपफुल रहना, सब कुछ करना, क्योंकि एक कंडीशन को फैक्चुअली एक्सेप्ट ही नहीं किया था मैंने। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही एंटीबॉडी टेस्ट डॉक्टर ने रेकमेंड किया और एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो सबसे ज्यादा शॉक मेरी इन्वायरमेंट में लगा सबको। फिर वो डेफिनेटली जब सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि मैं तो सब कुछ नॉर्मल खाने को तैयार था, लेकिन खिलाने वाले जो थे वो मुझे खिचड़ी और बीमार खाने और सब खिलाने को तैयार थे। तो वो एकदम से एक डीमोरलाइजेशन का फेज आया। तो आपने जो बड़ी अहम बात की वो यही थी कि मोटिवेशन को अप रखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल वो जो बिल्कुल। आपने काम किया, और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा रेस्ट करें, लेकिन साथ साथ अपनी एनर्जी को अप रखने के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन लाजमी रखें। खुदा के वास्ते बस वो व्हाट्सएप वाली अजीब अजीब वीडियो नहीं देखें, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल ग्रेप वाइन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ना देखें। बिल्कुल आप दुरुस्त बड़ा है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सेशन है थैंक यू वेरी आज। मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह मैं इसकी रिकॉर्डिंग का मैं वेट करूंगा, क्योंकि मेरे काफी सारे पेशेंट्स को मैंने इसको शेयर भी करवाना है फिर। जरूर सर जरूर, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आ जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। डॉक्टर अस्सलाम साहब, वालेकुम। थैंक यू। जी एनीवन एल्स, अगर आप चाहें तो अपना जी एक्सपीरियंस शेयर कर जी, सकते मैं हैं या एक और एक्सपीरियंस शेयर कर लूं। जी जी डॉक्टर साहब। होता ये है कि किसी को खांसी आ गई, जी जी। अब एक खांसी के शरबत से एक पेशेंट एक फैमिली का ठीक हो गया। हाँ अब वो कोई से भी सिरप हो, क्या वो हाँ हेडलिन हो, डेलेप्लेक्स हो, सैनोफाइल, एक्सपाइजेड, और वही खांसी का शरबत पूरी फैमिली में घूम जाता है, भाई ये खांसी का शरबत है, मैंने तेरे से आराम हुआ, तुम भी ये ले लो, तुमको भी फायदा हो जाएगा। तो ये बड़ा देखने में आता है। मैं इसमें ये तमकीद कर दूं कि खांसी जो होती है उसमें डिपेंड करता है कि खांसी आपको सुबह आ रही है, शाम को आ रही है, दोपहर को आ रही है। खांसी आपको ड्राई हो रही है, बलगम के साथ आ रही है, या बिल्कुल उसमें बलगम ब्लू कलर का आ रहा है, ग्रीन कलर, उसके लिहाज से वो सिम्टम के लिहाज से मेडिसिन दी जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक की खांसी एक शरबत से ठीक हो गई तो पूरी फैमिली और पूरा खानदान उससे ठीक होगा। ये आज के देखने को बताते हैं, तो इसका मैं कहना चाहता हूँ कि इसको अवॉइड करें। डॉक्टर साहब ये गलती मैंने की थी। मैंने बताया ना, शुरू का जो पीरियड था हम घर के टोटके इस्तेमाल करते रहे, घर में जो सिरप पड़ी हुई थी। अब जब मेरे वालिद साहब को ये बहुत ज्यादा कफ होने लग गए तो हमने हाइड्रोलिन दी उन्हें। ठीक है, मैंने और उन्होंने हाइड्रोलिन ली, और बच्चे थे तो उनको भी खांसी शुरू हो गई तो हमने उनको भी हाइड्रोलिन पिलाना शुरू कर दी। जब हमने टेली क्लिनिक करवाई, डॉक्टर ने जब हमसे कंसल्टेशन करना शुरू किया तो डॉक्टर ने हमें फिर कहा कि भाई ये हाइड्रोलिन बच्चों को ना दें। उसके लिए उन्होंने कोई दूसरी हमें कफ सिरप प्रिस्क्राइब करके दी, मगर उन्होंने कहा कि ये नुकसान हो सकता है बच्चों को। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हर मेडिकेशन हर किस्म के पेशेंट के लिए मुख्तलिफ होती है। एज फैक्टर होता है, बीमारियों का फैक्टर होता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती है जो एज अ डॉक्टर आप उसको बेहतर समझ पाते होंगे। इसलिए मैंने तो पहले ही कहा कि कोई भी शख्स किसी भी शख्स को वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब ना करे
घर के अपने लोग भी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन दिया है कि घर में रखी हुई मेडिकेशंस भी जो कि एडल्ट की और बच्चों के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। यस फजीला, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मुझे एक क्वेश्चन है। डॉक्टर शुएब ने जो कहा था जी जी, समथिंग, ही वाज टॉकिंग समथिंग अबाउट टेप, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट। आई थिंक वो एग्जांपल दे रहे थे। डॉक्टर साहब अगर आप हैं और सुन रहे हैं तो कुछ, ये किस हवाले से मुझे दोबारा रिपीट कर देंगे? वो जो आवाज आपने बिल्कुल टेप कट की बात की ना सर, जी कि वो टेप होती ओके, है, वो थोड़ा सा एग्जैक्टली, मैं भी एक्सप्लेन। असल में मैंने ये रिसर्च पेपर पेटेंट देखे तो कोविड का बेसिकली लंग्स डिजीज हुआ। जब कोविड में होता है, ये लंग डिजीज बहुत टाइप की होती है, ब्रोंकाइटिस भी है, कफ की है, बलगम आ गया, सैंटूस से चले गया। लेकिन जो झिल्ली एक लग जाती है किसी भी चीज के ऊपर, जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, तो मैं साइंटिफिक वर्ड यूज करना नहीं चाह रहा था, जिसको हम झिल्ली कहते हैं या मेम्ब्रेन जिसको हम जी लोग जी कहते हैं, वो बिल्कुल किसी भी चीज के, वो किसी भी दिल के ऊपर भी लग सकती है, आपके मेदे के ऊपर भी आ सकती है, किडनी पर भी आ सकती है, तो जिस्म के किसी बॉडी पे भी आ सकती है। तो उसके लिए होता है लंग्स पे जब ये झिल्ली आती है तो वो मेम्ब्रेन आती है, और मेडिसिन और सिलिकॉन के जो मेडिसिन से इट्स कंटेन्स रेपेलेंट ऑफ द सिलिकॉन इथेनॉल एज वेल। जो आप देखते हैं कि खांसी के शरबत के अंदर इथेनॉल भी पड़ा हुआ होता है, जो इथेनॉल बेसिकली आईपीए अल्कोहल बेस्ड कंपाउंड है, उससे रिपेलेंट होकर आहिस्ता 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 वो निकलती है। जिस तरह कागज के ऊपर हम टेप लगा दें, तो टेप को अगर लगाने जितना ज्यादा टेप स्ट्रॉन्ग होगा, खींचूंगा, कागज जो है वो निकल के भूर ऊपर आ जाएगा। इस तरह लंग्स के ऊपर या किसी पर बोल होगा तो वो मेम्ब्रेन नीचे के टिश्यू पर लेते हुए बाहर आ जाएगा। जब वो अच्छा, टिश्यू पे बाहर आएगा तो उससे वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हम लोग जो अशरफ मखलूकात हैं, ये हैं कौन? बेसिकली वी आर द इन दिस एरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द यूनिवर्स इज अ ह्यूमन बीइंग। कि दुनिया में जो कुछ मौजूद है वो इंसान के अंदर मौजूद है। चाहे वो एब्सोल्युटली समंदर का तूफान हो, चाहे वो समंदर का तूफान हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो तेजाब हो, चाहे वो एसिड हो, तो हमारे जिस्म जो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द यूनिवर्स। दुनिया में जो बात नहीं कर रहा, दुनिया में एज ए मुस्लिम्स, हम मुसलमान जानते हैं दुनिया तख्लीक किया अल्लाह ताला ने, तो जो कुछ भी दुनिया में मौजूद है हमारे अंदर मौजूद है। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द यूनिवर्स हैं, एक माइक्रो चिप है जो हमारे पूरी बॉडी है। तो इस लिहाज से देखते हुए अब बहुत एडवांसमेंट हो गई है, रिसर्च आ गई है। उसी लिहाज से मैं इस्लाम को देखते हुए, कुरान को देखते हुए और उसको हम आम लाइफ में देखते हुए देखें तो बहुत हमको मदद मिल जाएगी। इससे एक छोटी मिसाल को कर दूं कि जजाम से ऐसे डरो जैसे शेर से डरते हो। तो ऐसा क्यों कहा गया कि जजाम से जैसे शेर से डरते हो? पहले सब कहने के शेर से डरते हैं, तो जब कुरान पे देखा गया तो उसकी शक्ल है वो शेर की तरह है। राइट। तो अगर हम स्टडी रिसर्च में जब कराता हूँ हिस्ट्री में, कहता हूँ पहले कुरान को देख लो, उसमें सब कुछ मौजूद है और हक कुछ वहीं से सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल तो बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं, नैनो टेक्नोलॉजी द वर्ड, नैनो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी। तो मैं बड़ा अच्छा करता हूँ, जिसका जो सर जाता है वो डॉक्टर अतर रहमान साहब को जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में उन्होंने वर्ड दिया, हम उनको टीम बनाई और हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी के लिहाज से काम शुरू कर दिया। ओके तो कोविड की जो वैक्सीन है सबके सब उसी लिहाज से आ रहे हैं। अब समझ गए फजीला, जो टेप की एग्जांपल थी वो आपके समझ में आ गई? हाँ, that was an example. Thank you, जी. अच्छा, I have one more question. Doctor साहब, I have one more question. अमूमन आजकल people say कि the main problem with when you have COVID is that blood clotting होती है, इसी वजह से problem होता है. And doctors have been saying, I want your opinion, कि you don't need so much medication. What you need is just aspirin. What do you think of that? The main point is this: the cloud of the blood in the chest. मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि we should know about the WhatsApp. हम क्या करते हैं, WhatsApp पे सर्कुलेशन आ गई, उसी को हम जाते हैं कि वो क्लाउड बन गया और उसको मैग्नेट आ गया, उसके लाइट आ गया। बेसिकली जो साइंस है वो ये कहती है ये जो ब्लड पे क्लाउड बनता है, मैंने बताया इस पैटर्न पे जो वैक्सीन है इस ड्राइव फ्रॉम द टाइफाइड पैटर्न, और उसके अंदर आरएनए ऐड किया है, मैसेंजर आरएनए जो है वो इसमें ऐड किया है, न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड से वो टेम्परेरी क्लाउड बनता है, लेकिन इतना कोई सीवियर टेंशन में आ गया, मेरे क्लाउड बन गए, प्रॉब्लम हो गई, मैं कहाँ गया, कहाँ जाऊं। तो होना फिर इसमें यह है कि उसमें आपको पता है लिक्विड, आपको वो क्लाउड आ गया, उसके लिक्विड कोई भी डिस्पिन है, एस्पार्ट है, जो आप लिक्विड ब्लड को लिक्विड कर दे, वो मेडिसिन लेना फौरन कवर हो जाता है। अगर पैनिक में आ जाएंगे तो फिर आप पे कोई मेडिसिन असर भी नहीं करेगी। जैसे रमजान साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अगर पैनिक में आ गए तो आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
तो क्लाउड्स का ताल्लुक ऐसा है कि वो क्लाउड्स आते हैं तो लिक्विड करने के लिए पता लिक्विड रेडिएशन होते हैं, तो 100 में एक पे आता है, वो ग्लोबली तौर पर सर्कुलेशन राज्य के क्लाउड बन गए। वो 100 में से 1 पेशेंट में किसी आ गया तो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो गया, वो सबको क्लाउड बन गए। तो ऐसी बात होती है जो सर्कुलेशन की बात तो सारी कर लो। क्लियर है? थैंक जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। आप थैंक यू तो रमजान साहब का, इन्होंने इतना बड़ा एफर्ट्स किया। मैं भी जी रमजान साहब, मैं बिजी हो गया था बीच में 15 मिनट की दूसरे सेशन पे, तो मैंने कहा मैं 20 मिनट में दोबारा आऊंगा, फिर आपको कंटिन्यू करूंगा। मैंने बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपकी वजह से सबको फायदा हुआ सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और ऐसा मैं और भी सेशन इंशा करूंगा, तो उसमें मैं आपको गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से बुलाऊंगा, जहां हम उस पर और बात कर सकेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके शहनाज, यू आर देयर? आई थिंक शी इज गॉन। ओके, अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। एनीवन? ओके फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा सबके लिए कि 2-2 मिनट करके कम से कम एप्रिसिएशन करें या अपने तासुरात जरूर बयान करें किसी भी सेशन के ऊपर। खामोशी बहुत बड़ी लैंग्वेज है, खामोशी बहुत बड़ी लैंग्वेज है, लेकिन रिजवान साहब को अप्रिशिएट करने के लिए 2 वर्ड्स अगर कह दो, हर कोई निकाल ले तो बड़ा अच्छा होगा। सॉरी फॉर द ऑल पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सर जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप जो आपकी हालत बता रहे थे एंड यू सेड आपके घर में सबको हुआ एक्सेप्ट आपकी वाइफ को, तो वो कैसे बच गई और उनकी क्या हालत थी? थैंक यू वेरी मच फजीला, हमने भूल गया था, मुझे ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए थी बात, हालांकि मैंने नोट की थी, बट थैंक यू वेरी मच। देखिए फजीला, एक तो मैं कहूंगा कि ये अल्लाह ताला की रहमत है। 5-6 अफराद घर में है, 5 लोग मुतासिर हो गए, एक शख्स बचा रहा, और इन 14, 15, 20 दिनों तक सर्व करने के बावजूद भी वो बची रही। आप ये देखिए कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह जिसे चाहता है ना, उसे इनायत फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है। अच्छा, आप लोग को सर्व भी करती थी? कौन करता? हम सब गिरे हुए थे, हम सब बिस्तर पे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद, मेरी वालदा, हम सब बिस्तर पे थे। और बस अल्लाह ताला उसको लंबी सेहत दे, लंबी जिंदगी दे। आमीन। जिस तरह मेरी वाइफ ने सर्व किया है, आई मीन जाहिर है घर में कोई सफाई वाला नहीं था, वो सफाई से लेकर आई मीन मैं क्या क्या टाइटल्स दूं, सारे काम मेरी वाइफ ने किए। और उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, बल्कि वो मुस्कुराहट फैला रही थी हमारे अंदर, वो हमारी हंसी मजाक कर रही थी। नए नए खाने पक रहे हैं, बस जो चाह रहे थे, क्योंकि इसमें टेस्ट आपका खत्म हो जाता है, जबान का टेस्ट खत्म हो जाता है जब किसी को कोरोना होता है। तो ऐसे में वो हमें अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करती थी कि जो कुछ थोड़ा बहुत जायका नसीब हो सके वो पका के हमें दे रही होती थी। तो मैं फजीला इससे अल्लाह की रहमत ही समझूंगा कि एक शख्स को अल्लाह ने बचाया और वो आप लोग सबके लिए, और फिर भी आप लोग सबके लिए। मैंने कहा ना कि अल्लाह हैज बिग प्लान्स। एब्सोल्युटली। और जब आप अल्लाह के हुक्म को फैसला तस्लीम कर लें, आप अल्लाह के हुक्म को रहमत तस्लीम कर लेना, तो वो फिर इसी तरह से रहमत जो है वो बनाने रखता है अपनी। बिल्कुल। आप आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी वाइफ का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से जो है वो हम तमाम लोग महफूज रहे, उसकी वजह से हमें तमाम लोगों को मदद मिलती रही। थैंक यू वेरी मच फजीला, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह मैं इसी वीक में मेरा दो सेशंस मुझे और करने इंशाल्लाह। एक सेशन होगा जो मैं आपको बताऊंगा कि डीप ब्रीदिंग के क्या फायदे हैं, क्योंकि कोरोना से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो हमारे लंग्स को हो रहा है। तो अगर हम लंग्स को एक्सरसाइज देते रहे, उसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है डीप ब्रीदिंग की, तो उससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो एक सेशन मेरा इंशाल्लाह इसी वीक में डीप ब्रीदिंग एंड इट्स बेनिफिट्स पे होगा। और दूसरा जो सेशन होगा वो ये कि चूंकि हमें कोरोना के अंदर काफी मेडिकेशंस लेनी पड़ती है, तो जब इंसान मेडिकेशन ले रहा होता है तो उसके जहन के अंदर किस तरह के ख्यालात होने चाहिए, ये 2 सेशन में इसी वीक में लूंगा। आप जरूर आइएगा, मुझे यकीन है कि आपको उससे भी बहुत बेनिफिट होगा। तो आखिर में मैं तमाम लोगों का बेइंतहा शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल के मुझे ज्वाइन किया। इन तमाम मेरी नॉलेज से आपको अगर जो भी फायदा हो, आपके लोगों को कोई भी फायदा हो फैमिली में, जरूर आप उनको बताइएगा।
और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को तंदुरुस्ती अता फरमाए, लंबी जिंदगी इनायत फरमाए, सिरातुल मुस्तकीम पर हमेशा कायम रखे, हमारी दुनिया और आखिरत आबाद हो, और हम जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें भेजा है, अल्लाह ताला उन मकसद को बेहतरीन तरीके से हमसे पूरा करवाए। बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।